देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं प्रतीक त्रिवेदी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। सवाल यह है कि एक बहुत मूलभूत सवाल जो है और वो मूलभूत सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के आतंक का अंत आ गया है। नगरोटा में जिस तरह के सबूत मिले हैं, हालांकि सवाल यह भी बनता कि इससे पहले सबूत दिए गए, डोजियर दिए गए, तो पाकिस्तान में क्या हुआ, इसका कोई असर हुआ या सिर्फ वो एक ड्रामा था, वो ड्रामा दिखाया गया। और नगरकोटा जो है वो जहां पे सबूत मिले हैं वो सबूत कितने कितने तमाम सारे सबूत की कड़ी में कितने मजबूत हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या पाकिस्तान को जवाब करारा मिलेगा और अब आतंक का अंत होगा, यह सवाल है। और इसी सवाल को लेकर हम आज हाजिर हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम पहले आपका तारुफ कराएंगे जो मौजूद हैं। के शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी। RSN सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चीमा जी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आरजू काजमी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी, थैंक यू सो मच। विवेक काटजू पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेजर सूर्यवंश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। RSN सिंह साहब, एक पुराना तर्जुबा है आपके पास और उसी के साथ मैं ये सवाल आपसे रखना चाहता हूं कि ये जो कड़ी है जिसमें आज नगरकोटा का जो बात कही गई है कि जिसमें सबूत मिले हैं, ये कितने कारगर हैं और पाकिस्तान को क्या ये माना जाए कि वहां जो उथल पुथल हो रही है, वहां की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं अंदर, ये उसी का नतीजा है जो बार बार वो यहां पे हरकत कर रहे हैं और ये माना जाए कि अब उस पाकिस्तान के आतंक का अंत करने का वक्त है और उसको करारा जवाब एक बार फिर से दिया जाना चाहिए। RSN सिंह साहब, ये न सबूतों की बात है न ये है कि ये खत्म होगा जब तक पाकिस्तान है। ये जिहादी प्रॉक्सी वॉर ये चलता रहेगा। आपको एक मैं इसका कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूँ। अभी हमारे सुरक्षा बल ने, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अलर्टनेस दिखाई और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनकी ब्रेवरी को सराहा और उस पर भी विवाद उठने लगे यहाँ पर। लेकिन एक किसी भी मैच्योर्ड, ताकतवर, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार देश के मुखिया का यही रोल होता है। लेकिन और देखिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्सेटिलिटी देखिए आप, कि एक तरफ वो कन्वेंशनल थ्रेट के साथ, चाइना के साथ डील कर रहे हैं और दूसरे तरफ काउंटर प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। तो ये इस चीज की आपको तारीफ करनी हुई। लेकिन आप पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान ने इन लोगों को, इन जिहादियों को मार्टर्स बोला, कहा ये शहीद है। अब देखिए इनकी मजबूरी है, अगर इनको ये शहीद नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो सैनिक हैं, लड़ने वाले सैनिक हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पैदा होते हैं, वो वहां नहीं होते हैं। वो जैश मोहम्मद की एकेडमी में होते हैं, वो जमायतुल दावा की एकेडमी में होते हैं, वो हकानिया सेमिनरी में होते हैं, या वो बिनौरी मॉस्क सेमिनरी में होते हैं और तमाम मदरसों में होते हैं। तो अगर ये कोई समझता हो, और मैं बता दूं कि जिस दिन ये लोग कहते हैं कि वहां के सिंगल पिलर पे पाकिस्तान मुल्क जो है वो टिकी हुई है, मैं उस सिंगल मुल्क, अगर कोई पिलर है जिसपे पाकिस्तान टिकी हुई है, वो है जिहादिज्म। और आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में, ये पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ता है जिहादी, ये जान लीजिए। वो सब इस्लाम, पाकिस्तान ब्रांड ऑफ इस्लाम की तरफ से वो लड़ते हैं। कोई पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से मोटिवेट नहीं होता है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जी साहब, वो बिल्कुल आपको ये मैं शुक्रिया मैं आपके पास आता हूं। कमर चीमा साहब मौजूद है, लेकिन विवेक काटजू जी पूर्व राजनयिक है। मैं मूलभूत सवाल तो मैं आप ही के पास रखना चाहूंगा कि आखिर इसकी वजह क्या, मैं आपके पास मुखातिब होता हूं। लेकिन कमर चीमा साहब जुड़ गए हैं, मैं उनके पास एक मिनट जाके फिर मैं आपके पास आता हूं। कमर चीमा साहब, आतंकी हमारे यहां हमला करे, हमारे यहां आतंक फैलाए, ये कैसे आप पड़ोसी हैं कि आप उसको शहीद का दर्जा देते हैं? शर्म आनी चाहिए सर, बहुत 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 अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। देखें सिंपल सी बात है कि एक जगह पे आपने कब्जा किया हुआ है और अपनी फौज को बिठाया हुआ है
और वहां पे आप उन कश्मीरियों को किस पे कब्जा किया होगा भाई? नहीं, होल्ड ऑन। नहीं, कमर चीमा साहब प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। कमर चीमा साहब आप प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। नहीं, कमर चीमा साहब आप प्रोग्राम में, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ये। ना प्लीज, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। ये क्या आप बात करते हैं? कहां पे कब्जा कर रखा है? किसने कब्जा कर रखा है? किलिंग भी करते हैं और किसने कब्जा कर रखा है? कि वो दहशतगर्द हैं। वो न हक नहीं, वो हक पे मारे जा रहे हैं जनाब। वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये आपकी फौज गासिब फौज है, काबिज फौज है, जो कश्मीर में कब्जा करके बैठी हुई है। और आप कहते हैं कि कश्मीरी इस वक्त 21वीं सदी में सबसे बड़ी जंग कश्मीरी लड़ रहा है आज के दौर में, और अपनी मर्जी से लड़ रहा है, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट के बगैर। कभी कमर चीमा साहब, मुझे बड़ा अफसोस होगा कमर चीमा साहब, कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है, कश्मीरियों को इतना अफसोस होता है। कह रही है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। बीजेपी को कहे इलेक्शन जीतना है तो भाई उसके लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए या नवंबर दिसंबर में इलेक्शन, अगर 2 साल बाद आप वहां इलेक्शन करवा ही रहे हैं और आपने प्रेसिडेंशियल रूल और गवर्नर रूल के जरिए कश्मीर को चलाया है, और अभी इलेक्शन करवाने के से पहले वहां कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया है ताकि कश्मीरियों के अंदर खौफ डालें। आप कमर चीमा साहब क्योंकि प्रोग्राम, कमर चीमा साहब आप सुनने की, कमर चीमा साहब आप सुनने की, कमर चीमा साहब आप सुन, ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। कश्मीरी डरपोक नहीं है, कमर चीमा साहब, कश्मीरी नहीं है, गैरतमंद कश्मीरी है, हक के आवाज साथ खड़ा होगा और बगावत करेगा हर उसके खिलाफ जो उसको दबाएगा और नाहक दबाएगा। हम कश्मीरियों के साथ हैं और इलेक्शन जीतने के लिए मोदी जी को कहें, जब भी इलेक्शन जीतना हो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। ये कब तक ऐसे मुल्क चलता रहेगा? अभी तो ओबामा ने अपनी किताब में कह दिया, ठीक है, हो गया, मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने सुन ली बात आपकी। कमर चीमा साहब, दिस इज नॉट द वे। ना कमर चीमा साहब, नाउ यू प्लीज लिसन। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद की बैठक हुई। आतंकी अब्दुल रऊफ, अब्दुल जंदाल, असगर खान बैठक में शरीक थे। नगरकोटा में पुलवामा जैसे विस्फोटक पाया गया और रात के अंधेरे में आतंकियों ने घुसपैठ की। आतंकी से जो बरामद हुई AK-47, उस पर जैश ए मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। तमाम सारे जो मोबाइल हैं, मैसेजेस हैं, वो इस बात का उल्लेख करते हैं। आरसन सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? सुना जी, उसके बाद में आता हूं। जी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? चीमा साहब को कुछ बोलना चाहते हैं? ये कमर चीमा से ये पूछिए कि क्या 1948 में इन्होंने बलूचिस्तान पे सैनिक कार्रवाई की थी? क्या इन्होंने बांग्लादेश में सैनिक कार्रवाई की थी? और बांग्लादेश में क्या हुआ था? जब संस्कृति भारी पड़ा मजहब पे और आपके 2 टुकड़े हो गए तो आपके 6 टुकड़े होंगे, आपके 6 टुकड़े भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अभी वो आपका एक वो बरेली का नेता मरा, जो वो बरेली का नेता मरा जिसके कारण से इमरान खान प्रधानमंत्री ने, वो बरेली का नेता वो किसका अनुयायी था? सैयद अहमद बरेलवी का। मैं बताता हूँ, उसने भी असल वजह मैं बताता हूँ चीमा जी, असल वजह मैं बताता हूँ, असल वजह मैं बताता हूँ, 1835 की बात कर रहा हूँ, वजह बताता हूँ। विवेक काटजू और साहब, ये आपने 4 जुमले उनको सारी वजह मालूम है। अरे भैया, चीमा साहब को सारी वजह मालूम है। चीमा साहब आप असली वजह सुनिए। बालाकोट में उसने अपना मुख्यालय, उसने बेस बनाया था कश्मीर पे कब्जा करने के लिए। वो उस समय रंजीत सिंह के किंगडम का हिस्सा था और आप उस समय से अभी तक लगे हुए, कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए मेरी एक गुजारिश है, कि कृपया जितने विश्लेषक हैं हिंदुस्तान में, ये सब मैं नहीं सुनना चाहता कि पाकिस्तान में परिस्थिति है, उनका इमरान खान इज इन ट्रबल, उनकी FATF आने वाली है। अरे जिहाद को हिस्टोरिकल फॉर्म में समझे। अगर आप जिहाद के डिस्कोर्स को बदल नहीं सकते तो प्लीज शट अप, आई विल टेल ऑल द एनालिस्ट। अगर आप 14 साल में मुसलमान जिहाद करेंगे, सिंपल सी बात है, समझ लें। कश्मीर पे आपने कब्जा किया, कश्मीरी जिहाद कर रहे हैं। आप यहाँ बैठ के ये है जिहाद का फलसफा।
आप करते कि जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो, सुन लो जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो। ये हाँ, सुन लो बेशक जुबान पहले से इनके पूर्वज जालिम थे, पहले इनके पूर्वज जालिम थे, ये हिंदू से मुसलमान बने, तो बंदूक उठा लो। पहले इनके पूर्वज जालिम थे, अब पूरी दुनिया जालिम है। काबा से आप गासिब हैं, और हम ये करते रहेंगे। मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान ठीक है साहब, चीमा साहब बहस करें, चीमा साहब बहस करें, चीमा साहब ना प्लीज चीमा साहब फॉर गॉड सेक, चीमा साहब फॉर गॉड सेक प्लीज ऊपर वाले के रहम करें थोड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा, मैं मेजर सूर्यवंश में आ रहा हूं, आप आपका वेट करिए, मैं आता हूं। मैं सीधे जाना चाहता हूं विवेक काटजू जी आपके पास। विवेक काटजू जी, तमाम सारी विश्लेषण है, आखिर पाकिस्तान बाज आता नहीं। तमाम सारे जो सबूत हैं, जो कल जो कुछ हुआ उसके सामने सबूत है। ये कहते हैं कि आप कश्मीर में इलेक्शन कराना चाहते हैं। अरे भाई, कश्मीर में तो इलेक्शन हुए भी, पहले भी हुए, तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी। लेकिन सवाल यह है कि जो असल वजह है पाकिस्तान में जो आतंकी और यहां पे जो हमारा 370 का जो मसला था, और जिसके बाद जो हमने शांति बहाली की तरफ तमाम कश्मीर का जो बाइफर्केशन किया, उसका जो मसला है, उसको ये हजम नहीं कर पा रहे। और ये एक जो विश्लेषण है उसकी असल वजह क्या है जो पाकिस्तान बार बार ये अनस्टेबिलिटी और तमाम तरह के आतंकियों को भेजने की कोशिश करता है। काटजू साहब, देखिए, पाकिस्तान एक असंतुष्ट देश है, उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं। इतने साल, 7 दशक से ज्यादा बीत गए, अभी तक कोई पाकिस्तानी आइडेंटिटी नहीं बनी। अगर पाकिस्तानियों से पूछें आप क्या हैं, तो उनका जवाब होता है हम वो हैं जो हिंदुस्तान नहीं। उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन यही बड़ी अच्छी बात आपने बताई, बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने। यही बुनियाद है पाकिस्तान की भारत के साथ मुखालफत और भारत के साथ एक निरंतर दुश्मनी। अब रहा कश्मीर का मसला। कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन इसको वो हजम नहीं कर पाए। इन्होंने आतंकवाद छेड़ा हुआ है, 3 दशक से ज्यादा से तो चल ही रहा है, लेकिन और इसका अंजाम यह है कि ये आतंकवाद पाकिस्तान को खुद खा रहा है, पाकिस्तान को एक खाई में ढकेल दिया है। और पाकिस्तान जिसके ह्यूमन इंडस्ट्रीज जो हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज हमसे बेहतर थे भारत से, आज के दिन वो भारत से कहीं नीचे हो गए हैं और एक तरह से ये एक बीमार देश बन गया। लेकिन ये क्या करे, ये जकड़ा हुआ है अपने ही जाल में और उससे निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने ये मान लिया है कि आतंकवाद का सहारा लेना उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है और अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक अंग बना लिया है। एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ है, दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है न्यूक्लियर, और इसके बीच में वो आतंकवाद करते हैं और न्यूक्लियर की धमकी देते हैं। और जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट के बाद भारत ने कह दिया भी देखो, न्यूक्लियर से हम नहीं डरेंगे और ना न्यूक्लियर हो सकती है। इसलिए न्यूक्लियर वॉर यानी, इसलिए अब वो आतंकवाद एक आदत सी बन गई है, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का अंग बन गया है, उसका सहारा ये छोड़ ही नहीं सकते। जिस दिन छोड़ा सहारा, उस दिन फौज को एक बहुत नुकसान होगा। और आप खुद ही देख रहे हैं, नवाज शरीफ जो कि 3 बार पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुलेआम कह रहे हैं। और कौन सा देश है जहां पर प्रधानमंत्री कहता है, पूर्व प्रधानमंत्री जो 3 बार रह चुका है, वो उंगली उठा के फौज को कहता है कि तुमने हमें खत्म कर दिया, तुम हमें चलने नहीं देते। इसका जवाब दे चीमा साहब। कोई और देश है, कोई और देश है जहां पर फौज के खिलाफ खुल के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री ऐसी आवाज उठाता है? बताएं। वो अगर बताएंगे, अगर अपने कमर चीमा साहब जवाब है इसका, देखेंगे, आप कमर चीमा साहब जवाब दें कि कहीं का जो सवाल पूछा गया, कहीं और है देश जहां पर ऐसा होता है? हाँ चीमा बताइए साहब, कमर चीमा साहब, डिग्गी बंद है जवाब आपके पास? अरे हैदराबाद की क्या, नवाज शरीफ क्या जवाब दीजिए। कहीं और प्रधानमंत्री है क्योंकि 3 बार आपका नेता रह चुका है जो खुलेआम कहता है कि फौज नाम लेके कहता है
DGISI का नाम लेता है, आपकी सेना अध्यक्ष का, आपके जंगी लाट का नाम लेता है, बाजवा का नाम लेके कहता है, खुलेआम कहता है कि तुमने हमें खत्म कर दिया है, तुम सांप हो, तुम पाकिस्तान को डस रहे हो। कहीं और कहा है किसी प्रधानमंत्री ने? बताइए इसका उदाहरण। कमर चीमा नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। कमर चीमा, इसका कहीं, कमर चीमा नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं जनाब, मैं बताता हूं। अरे आप बताइए क्या? वही वजीर आजम नवाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी ने, सुने ना एम्बेसडर का सब बात तो सुने ना। नवाज शरीफ की पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में 1,28,00,000 वोट लिए हैं। 5-10 साल पंजाब में हुकूमत की है, 5 साल मरकज में हुकूमत की है। अब ऑपोजिशन में आएंगे तो फौज को गाली देंगे। मुझे यह बताइए ये क्या तरीका हुआ? 10 साल पंजाब 11 करोड़ आबादी का 10 साल पंजाब है। वो क्यों जवाब सियासतदान छोटे काम कर रहे, वही तो जवाब है, वही तो सवाल पूछ रहे हैं। जिम्मेदार है, यही तो पूछ रहा हूं, क्यों? वही तो सवाल है, इस्तेमाल कर रही है। वही तो सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी इंडियन आर्मी का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो कश्मीर में इलेक्शन जीते, ताकि वो इंडियन आर्मी क्या बात कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जवाब चीमा साहब, कमर चीमा साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कमर चीमा साहब, वही सवाल तो पूछा गया। कमर चीमा साहब, वही सवाल तो आरजू काजमी जी, सर्जिकल स्ट्राइक किया जनाब। सीडीएस इसलिए बने क्योंकि मैं आरजू का पहले नवाज शरीफ का जवाब दे दीजिए, आगे बात में बढ़िए। इस तरह की चीजें बनाओ करोगे, जवाब ही नहीं है। इस्तेमाल हो रही है। चीमा साहब बोल ही नहीं पा रहे हैं। साहब, आपके पास तो जवाब नहीं है। मैं आरजू काजमी, जिंदगी बंद हो गई है, पाकिस्तान से जुड़ रही है, वो जबान लड़खड़ा रही है। पाकिस्तान से जुड़ी है। मैं पत्रकार हैं, साथी हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। ठीक है कमर चीमा, जब तर्क ना हो, जब आपके पास लॉजिक ना हो तो बेहतर होता है चुप होना। अगर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर बेहतर होगा कि चुप रहें। मैं आरजू काजमी के पास जाना चाहता हूं, जो मौजूद हैं, साफी हैं, पत्रकार हैं। मैं जानना चाहता हूं जिस सवाल को विवेक काटजू साहब ने उठाया। विवेक काटजू साहब ने कहा कि आप दीमक की तरह चाट गए, खत्म कर दिया आपने, और वो आपकी सेना की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वही चीजें जो हैं जो इस मुल्क को भी, हमारे मुल्क को परेशान कर रही हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बात आप लोग पहले कर रहे थे, उसको मैं 1 मिनट उसमें लूंगी कि जो आपने 4 लोग मारे हैं, आपने उनको लग तो ये रहा है कि खुद ही प्लान किया था, क्योंकि 2-4 दिन पहले DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि टेरर फंडिंग हो रही है इंडिया की तरफ से, और फैक्ट्स और फिगर्स भी दिए थे, आप चेक कर सकते हैं। उसकी वजह से आप लोग काफी घबरा गए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। जहां तक आप हमारी फौज की बात कर रहे हैं, तो हमारी फौज ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत ही की है। मैं नहीं समझती कि अगर नवाज शरीफ साहब अभी कुछ कह रहे हैं, तो जब वो 10 साल गवर्नमेंट में थे तो उनको उस वक्त वो बात करनी चाहिए थी, और उन्हें ये चीज कहनी चाहिए थी जो अब वो कह रहे हैं। तब तो कोई बिलीव कर भी लेता, शायद लोग उन्हें फॉलो कर भी लेते। लेकिन एक आदमी जो सारी जिंदगी के लिए इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, वो ये बात कर रहा है। आरजू काजमी 3 मरतबा के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। आरजू काजमी वो 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो ये बात कह रहे हैं, जिम्मेदार इंसान रहे। और जब आरजू काजमी 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उधर दिखानी चाहिए थी सर। अब आप प्राइम मिनिस्टर थे, ये बात तब करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हो जाइए मैडम, अब आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हो जाइए, पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हो जाइए, वही आपका उद्धार करेंगे आपके देश का। देखिए सर, जिस वक्त इंसान पावर में होता है ना, उस वक्त उसको बोलना चाहिए। जब बाहर निकाल दिया गया, मुल्क में भी वापस नहीं आ रहा, अरे उसने तो बड़ी कोशिश करी या गवर्नमेंट को बोलेगा तो वो बेकार बात है। आप लोगों को तो यही काम है ना कि आप पाकिस्तान की इस तरह की चीजें निकालते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। आप उसकी बात क्यों नहीं करते कि आपने एक भी आदमी जिंदा क्यों नहीं पकड़ा जो बताता उसको किसने भेजा था, कहां से आया था। आप तो उससे बहुत कुछ पकड़ती ना सर। पकड़ा था, जरा सोचिए। आरजू जी, जब कसाब को पकड़ा जी, आरजू जब कसाब को पकड़ा तब आपने सवाल पूछे, जब कसाब को पकड़ा तब सवाल पूछे आपने। मेजर सूरवंश मैं आ रहा हूं, के शर्मा जी आ रहा हूं मैं जी। मेजर सूरवंश, आपका कहना है, आरजू को आपने सुना, चीमा साहब को सुना, उनका कहना है कि ये तो आप कश्मीर में लोकल इलेक्शंस कराना चाहते हैं, लिहाजा ये आप ही का प्लांट किया हुआ है।
मेजर सूर्यवंश शर्मा। जी प्रतीक जी, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। मैं कमर चीमा को और जो आपकी दूसरी पैनलिस्ट हैं पाकिस्तान से, इनको बताना चाहता हूं, जैसे कर्नल सिंह ने अभी बताया कि हमको ये चीज़ें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है प्रतीक जी। हिंदुस्तान को ये चीज़ें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हमारी जो अभी लीडरशिप है, जो नरेंद्र मोदी जी के जो लीडरशिप है, उसमें हमको इतनी छोटी मोटी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये चारों लोग जो थे, जो कल मारे गए हैं, पाकिस्तानी हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, हमारे पास इनके खिलाफ सारे सबूत हैं कि इन जो ये पाकिस्तान ये जो टेरर की फैक्ट्री है ये भेजता है और यहाँ पे जो इन्होंने उत्पात मचा रखा है, ये कब तक करेंगे? ये लोग वैसे ही बिल्कुल बैंकरप्ट हो रखे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। और अब ये कमर चीमा को समझना चाहिए कि पहली चीज कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर। और ये जो बोलते रहते हैं अनाप शनाप, जो इनकी बात में कहीं भी कोई सब्सटेंस नहीं होता, कहीं भी कोई सब्सटेंस नहीं होता। ही शुड अंडरस्टैंड कि कश्मीर भारत का मुकुट है। अभी आप ये अल बलल बातें बोले जा रहे हैं, कभी आप स्पोक पर्सन आप कश्मीर के हैं क्या? आपको कश्मीरी आती है कमर चीमा? मैं आपसे एक बार पहले भी मुखातिब हो चुका हूं, आप मेरे को ये बताइए, आपको कश्मीरी आती है? हैव यू एवर बीन टू कश्मीर? आपने कश्मीरी, आपको मालूम है कश्मीर की क्या लैंग्वेज है? बताएं आप बोल कि सकते आप हैं? भारत के जिस इलाके में नहीं गए वो आपका मुल्क नहीं है। अगर आप केरला में नहीं गए, आपको साउथ की लैंग्वेजेस आती हैं? जो आप मुझसे कश्मीरी की पूछ रहे हैं, कश्मीर में 1000 दफा गया हूं, मैं कश्मीर गया हूं, मेरे कश्मीरी दोस्त हैं, मेरे कश्मीरी यार हैं, मैं कश्मीर जाता रहता हूं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, आप इलेक्शन जीतने के लिए छोटे छोटे काम करते रहते हैं। और दूसरी बात, अगर आज हम इंडियन पंजाब पे कब्जा कर लें तो आप लोग हमारे से नहीं लड़ेंगे। अगर पाकिस्तान इंडियन पंजाब पे कब्जा कर ले तो आप लोग लड़ेंगे नहीं। इसी तरह कश्मीरी आपसे लड़ते हैं क्योंकि आपने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। आप एक काबिज लोग हैं, काबिज मुल्क है, काबिज फौज है। जब आप के शर्मा देंगे, दिन में ख्वाब देखते हैं। अच्छा चीमा साहब, बड़े ऑफिस में आ गए हैं। इमरान खान ने कहा था छोटे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं चीमा साहब, आपको सबक की ही जरूरत है। चीमा साहब, साउथ एशिया में जब आपको विवेक काटजू साहब ने सवाल पूछा, जनाब विवेक काटजू साहब तो मैंने बताया पूर्व राजनयिक है कि बिपिन रावत को पूर्व राजनयिक है, वो पूर्व राजनयिक है। और वो राजनयिक ने उसी भाषा में जब आपसे सवाल पूछा तो जवाब नहीं था आपके पास, जवाब नहीं है आपको। मोदी जी ने इस्तेमाल के शर्मा जी, सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करो, मैं तुम्हें सीडीएस बनाऊंगा। बिपिन रावत सीडीएस बने, सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामा थी ना चीमा साहब, सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामा थी ना, सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामा थी। के शर्मा जी, प्रतीक जी सुनिए, तो ये भोपू को तो बंद कराइए, का इस्तेमाल हो रहा है सियासत में। इन भोपू को तो बंद कराइए प्लीज, ये भोपू को तो बंद कराइए। चीमा साहब नाउ यू प्लीज लिसन, चीमा साहब नाउ यू प्लीज लिसन। आप पूर्व राजनयिक की भी बात नहीं, राजनयिक की बात नहीं सुनना चाहते, डिफेंस की कोई बात नहीं सुनना, पॉलिटिकल बात सुनिए, पॉलिटिकल लाइन पे सुन लीजिए, वो ज्यादा समझ में आएगी आपको, पॉलिटिकल लाइन ज्यादा समझ में आएगी। जी प्रतीक जी, आप आईएसआई के और सेना के 2 भोपू बुला के बैठाए हैं, ये क्या, ये स्वीकार कर ले कि हमने ये घटनाक्रम हुआ है, हमने किया है? ये कर लेंगे तो दूसरे दिन इनको इतने जूते पड़ेंगे कि ये पाकिस्तान भूल जाएंगे। तो इनके बंद कराइए, इसको बंद कराइए, इनको बंद कराइए। मैं सुन लीजिए, अरे चले काम करते हैं, अरे किनारे लगो यार, तुम्हारे जैसे पाकिस्तानी खड़ेंगे जनाब। अब आइए प्रतीक जी विषय। देखिए, आज मुझे खुशी हुई, कमर चीमा ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अपनी बातों में इन्होंने स्वीकारा अभी कि बीजेपी ने भले ये मान के स्वीकारा कि आरोप लगाते हुए कि चुनाव के लिए किया, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक स्वीकार लिए कि हाँ, हम वहां पर हमको अच्छी तरह से ठोका था भारत की सेना ने उनकी धरती पर। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों के हित में खड़े होंगे। अरे तुम पाकिस्तानियों के हित में ही नहीं खड़े हो पा रहे हो।
पाकिस्तान पाकिस्तानियों का हित नहीं खड़ा हुआ है। कोरोना काल के अंदर में प्रतीक जी आपको ध्यान होगा, जितने पाकिस्तानी विदेश में थे और चाइना में जहां पर ये कोरोना उपजा था, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपने देश के वासियों को भी वापस नहीं लाएंगे। ये तो पाकिस्तानियों के भी नहीं है। पाकिस्तान इसलिए इनसे चिढ़ती है पाकिस्तान की जनता और आज प्रश्न उठा रही है। और रही बात जहां तक कश्मीर के चुनाव की ये बात कर रहे हैं, कश्मीर में यदि लोकल बॉडी की यदि चुनाव हो जाता है तो इनका मुंह क्या बचेगा? ये पाकिस्तानियों को मुंह क्या दिखाएंगी इनकी सेना, इनके जो राजनीतिक दल है? क्योंकि ये इसी नाम से तो वहां रोटी खा रहे हैं, इनको तो राजस्व उसी से मिल रहा है। वहां की जनता पूछ रही है ना कि भारत ने 370 समाप्त कर दिया, तुम्हारा तो अब कश्मीर में बचा क्या? और वहां फिर से चुनाव होंगे लोकल बॉडी के, और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, आगे लोकसभा होंगे, तो वहां तो वो तो भारत का अभिन्न हिस्सा, वहां तो चुनाव हो रहा है। तो आपकी वहां हैसियत क्या है पाकिस्तान की? किस मुंह से बात करेंगे? तो पाकिस्तान वाले ही इनके नेताओं को, इनकी सेना को जूते मारेगी। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, और आखिर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रतीक जी, मैं आपको बताता हूं, ये बात ठीक है, अटल जी ने बहुत सही बोली थी कि हम पड़ोसी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन पड़ोसी की हरकत इस स्तर की है जो काटजू साहब ने कहा, ये भस्मासुर है, इनकी मौत भस्मासुर की तरह होने वाली है। ये अपने ही हाथों मरेंगे, क्योंकि इन्होंने वो बीज वहां बोया है अपने। सवाल ये है कि ये भूखे भी मरेंगे। राइट सर, मैं आ रहा हूँ चीमा साहब, आ रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मुखातिब होता हूँ। ऑफकोर्स चीमा साहब, मैं आता हूँ, आ रहा हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे फिर से जोड़ते हैं। नगरोटा में जो सबूत मिले हैं वो पाकिस्तान के आतंकी ओर इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ये बार बार क्यों कर रहा है? जैसा कि शुरुआत में RSN सिंह साहब ने कहा था कि देखिए वो बाज आने वाले नहीं है, आप चाहे तमाम सबूत दीजिए, डोजियर दीजिए, लेकिन वो यही करेंगे क्योंकि उनको यही करना है। सवाल यह था कि काजू साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद यह है कि वो हैं जो भारत नहीं है, यानी हिंदुस्तान जो नहीं है वो हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में जब के शर्मा जी ये कह रहे थे कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, तो अब सवाल यह है कि हम जहां पे जिस पोजीशन में हैं उसमें पाकिस्तान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल जो पोजीशनिंग है, और उसके बाद जो आतंक का जो खेल वो खेल रहा है कश्मीर में लगातार, वो बेहद परेशान करने वाला है। और जो नगरोटा में हुआ, जो मिले सबूत, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2020 की अगर बात करें तो 190 आतंकी मारे गए, 190 आतंकी करीब मारे गए, और 370 के हटाने के बाद पाकिस्तान क्यों आतंक की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहता है? यह भी एक सवाल है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। और मैं काजू साहब ये आपसे जानना चाहता हूं कि 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो आखिर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि कश्मीर के बिना, कश्मीर मसला जब तक जीवित रहेगा तब तक पाकिस्तान एक रहे, तब तक पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। जहां तक उसकी पर्सनैलिटी की बात, उसके व्यक्तित्व की बात, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, और इसके लिए वो उसको ये समझ है कि ये उसका एक जगुलर वेन है, ये मानता है। इसलिए मेरा मानना है कि उसने 370 को हटाना एक उसका गलत तात्पर्य किया है, और वो अपने ही दलदल में फंस गया है। क्योंकि देखिए, और ये एक बात समझने वाली है, आपके दर्शकों को भी समझनी है, हमने भी हमेशा ये एतराज किया है जब पाकिस्तान POK में, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है गलत हमारी भूमि का, जो कब्जा POK गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर जो भी बदलाव पाकिस्तान करता है, हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हम उसको इस आसमान पर नहीं चढ़ा देते। पाकिस्तान भी यही कर सकता। जब हमने 370 हटाया, पाकिस्तान कह सकता था आपने 370 हटा दिया, लेकिन उससे हमारे स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये नहीं किया। उसने तो इस पर अपनी जान की बाजी लगा दी है एक किस्म से। आप ही देखिए, इमरान खान, पाकिस्तान की फौज, दोनों
क्या क्या नहीं कह रहे हैं आजकल। और इससे साफ जाहिर है कि इस कश्मीर अगर है तो वो एक उसकी पाकिस्तान की यूनिटी का एक सीमेंट सा बना हुआ, इसलिए वो पाकिस्तान कश्मीर के मसले को छोड़ ही नहीं सकता है। इसीलिए मेरा मानना है, और मेरा मानना है कि कश्मीर पर वो हर कोशिश करेगा कि इसको जीवित रखे। एक और मुश्किल, और वो मुश्किल ये सिंह साहब कि पाकिस्तान जी 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 आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए, काटू साहब कंप्लीट कर लीजिए बात। नहीं, एक और मसला यह है कि पाकिस्तान ने ये ठान लिया है कि भारत उसका परमानेंट एनिमी, हमेशा से दुश्मन रहा है। उसके अगर आप दस्तावेज देखें, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट देखें, उसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर ये दोनों चीजें मिला के चले आप कि परमानेंट एनिमी है भारत, दूसरा कि कश्मीर एक सीमेंट है, कश्मीर का मसला पाकिस्तान की यूनिटी का, एकता का एक सीमेंट है, तो इस दोनों के बीच वो तो अपने जाल में फंसा ही हुआ है। और इसके वजह से वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वो खाई में गया हुआ है, लेकिन जानता भी है और तब भी इस जाल से निकल नहीं पा रहा। सिंह साहब मैं आना चाहता हूं, आरएसएन सिंह साहब। जी देखिए, अभी किसी ने सवाल ये अभी किसी ने सवाल पूछा कि आप कश्मीरी जानते हैं, उन्होंने, कमर चीमा ने जवाब दिया, मेरे बहुत सारे दोस्त कश्मीरी हैं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कश्मीरी बोलने वाला कोई नहीं रह गया। और यही हमारा दुख है कि ये जो नैरेटिव जो हमेशा कश्मीरी, आप जो पतंग है जिसकी ये टेल जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस पूरे टेल में मीरपुर, कोटली, बहुत उधर पुंछ का इलाका जो है, वहां पर कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं है। सारे मीरपुरी पलायन कर गए हैं। कुछ लोग मूंगफली बेचते हैं, वो लाहौर में है वहां पे, और बाकी कोई नहीं कश्मीरी। लेकिन फिर भी ये कैसे हमारे वोकैबुलरी में ये कश्मीरी। तो आप ये देखिए, पूरा मजहबी चश्मे से ये देखते हैं इसको। और आर्टिकल 370 को ये लोग सोचते हैं कि ये अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ कोई आर्टिकल 786 है। वो बात है नहीं। दूसरी बात देखिए, काजू साहब ने बड़ा अच्छा मुझे लगा वो ये उनका यही पूरा अस्तित्व है कि हम वो हैं जो हिंदुस्तान नहीं है। अब आप देखिए, इनके पूर्वज इधर भी थे, हिंदुस्तान में थे। वहां पर फेंसिंग तो हमने लगा दी इनकी हरकतों के कारण, जहां भी आई भी है। उस तरफ भी इनके पश्तून्स के वो थे, उधर भी फेंसिंग लगा दी। अब इनकी जो पूरी आर्टरी जो है, समझ रही है, जो इनका खून का जो मेन आर्टरी है, वो अब चाइना से वो पूरा वो जा रहा है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्वादर के। तो ये तो इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। उधर फेंसिंग, इधर फेंसिंग, अपने पूर्वज से ये बैरियर लगाते रहे। चीन के साथ, उनके साथ आर्टरी उनको ये कर दिया लेके। और वो भी आर्टरी कहाँ से ये है, तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान से। अब इनकी ये हालत है। आप इधर ये बोलेंगे आपने जी कश्मीरियों पे इतना जुल्म किया जी, इधर उतना जुल्म हो रहा है। अभी इनकी जवान, इनके हुक्मरानों की जवान क्यों बंद हो जाती है जब यूगुर मुस्लिम्स की बात होती? तो इनका जो इस्लाम भी है वो भी बहुत सिलेक्टिव है। मैं इसको क्रूड वे में अगर मैं बोलूं, वो टोटली एंटी हिंदू है, टोटली एंटी हिंदू है। इनका वही है कि भैया हमने तो कन्वर्ट करके एक मुल्क ले लिया है। और यही इनकी पूरी, ना इनका कोई सेक्रेट ज्योग्राफी है, ना सेक्रेट हिस्ट्री है, ना इनका कोई सेक्रेट एंसेस्ट्री है। इनका बताइए क्या है? आरजू काज़मी जी मैं पूछ रहा। जी आरजू काज़मी, मुझे लगता है कि उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। जी आरजू काज़मी जी। चीमा साहब मौजूद हैं आप? चीमा साहब मौजूद हूं। जी मैं, हाँ जी, जवाब ये है, सवाल ये है कि अगर आपके यहाँ अनस्टेबिलिटी है, आपके यहाँ सेना आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचलती है, आपके यहाँ तमाम सारी मुश्किलात हैं,
तो आप उन मुश्किलात का सामना करें बेहतर तरीके से। उससे ये हाल है समस्या का कि आप पड़ोसी मुल्क में दहशत फैलाएं। ये कौन सा तरीका, ये कौन सा हल है? कमर चीमा साहब जी, पहली बात तो ये है कि जो काजू साहब ने कहा और आरएसएन साहब ने कहा, दोनों ने आइडेंटिटी की बात की, शिनाख्त की बात की। मुझे ये बताएं, आज से 200 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद ने ये फैसला कर लिया कि मुसलमानों को एक सेपरेट मुल्क चाहिए, और हमने पाकिस्तान 75-74 साल पहले हासिल कर लिया, और आप कहते हैं कि हमें पता नहीं कि हम कौन है, ये हमारी शिनाख्त क्या है। हमने ब्रिटेन के खिलाफ जंग लड़ी एक आजाद मुल्क के लिए, हम भारत में नहीं रहना चाहते, तो आप समझते हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे थे। यानी कि हमारे आबाओ अजदाद को भी कुछ पता नहीं था, ब्रिटेन के खिलाफ कुछ नहीं किया, वो तो उनके सहयोगी थे। मतलब इतिहास तारीख पढ़िए ठीक से। था आपकी, मैंने बातें सुनी। मैं सर आ रहा हूँ, सुनिए, मैं नहीं बोला। ठीक है चीमा साहब, आप ही को सुन रहा हूँ मैं। काटू साहब इसका जवाब देंगे। चीमा साहब मैं आप ही को सुन रहा हूँ। चीमा साहब मैं आप ही को सुन रहा हूँ। मैं आप ही को सुन रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। मैं सर जनाब इतना कहता हूं, हम कंफ्यूज नहीं है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम अगर 74 साल से आपके साथ कश्मीर के ऊपर लड़ रहे हैं, तो ये बेसिकली पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि हम उस प्रिंसिपल स्टैंड पे जो कायदे आजम ने कह दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, तो फिर उस पे हम खड़े हुए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज किसी भी इंसान के लिए उसकी गैरत, इसके अंदर इंसानियत और उसके जो आइडिया नजरिया के साथ खड़ा होना। हम अपने बड़े आबाओ अजदाद के नजरिए के साथ खड़े हैं। हाँ, 2014 में इंडिया ने फैसला मैं आप ही की बात आ रहा हूँ। काटू साहब मैं आप ही की बात आ रहा हूँ। वो एक हिंदू मजहबी रियासत बनना चाहता है। विवेक सर आप ही देंगे जवाब, देंगे आप जवाब देंगे। आखिरी बात 2014 में आपने फैसला किया कि आप एक सेकुलर स्टेट नहीं है, हिंदू मजहबी रियासत है। तो कंफ्यूज तो आप लोग हैं। नरेंद्र मोदी आपकी आइडेंटिटी बदल रहे हैं और आप कह रहे हैं कमर चीमा साहब क्या बात करते हैं, क्या वाहियात बात करते हैं कमर चीमा साहब। आप अपनी तंग ख्याली अपने पास, अपने मुल्क में रखिए। अपनी तंग ख्याली अपने मुल्क के पास रखिए। आप क्या बात करते हैं? ये कौन सा कंट्री है, किस कंट्री है, किसकी वैल्यूज हैं? बहरहाल जब आपने जो सवाल पूछे हैं उनके सवाल के जवाब विवेक काटू साहब देंगे। जी जवाब देंगे। आ रहा हूँ के शर्मा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ के शर्मा, आ रहा हूँ। विवेक काटू के बाद आता हूँ आपके पास। जी आ रहा हूँ। देखिए, दो चीजें हैं। जी पहली चीज विवेक काटू साहब, पहली चीज तो जिन्ना साहब ने तो ये भी कहा था कि किसी तरह ईस्ट पाकिस्तान को, जो अब बांग्लादेश है, उसको साथ रखिए। उस पर जुल्म और सितम जो आपने किया, जो वहां आपकी फौज ने जेनोसाइड का मंजर करा है, वो जिन्ना साहब की विजन कहां गई? वो कहां लुप्त हो गई? आज तो बांग्लादेश बिल्कुल अलग है। तो पाकिस्तान जो जिन्ना साहब ने बनाया था वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो तारीख में दफन है, उसको आप कभी नहीं ला सकते। तो जिन्ना साहब को तो छोड़ देना एक तरफ। और जहां तक बोलने दे, चीमा साहब बोलने दे, सुनने का जरा हौसला रखिए। चीमा साहब आप सुनिए, चीमा साहब सुनिए, अब मैं आऊंगा। और जहां तक भारत की बात है उसको छोड़ दें, उसको भारत की बात आप छोड़ दें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, था और हमेशा रहेगा। यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी आबादी आप ही के बराबर है और वो हमारे भाई हैं। मुसलमान उतने ही भारत के नागरिक हैं, उतने ही अधिकार उनके हैं जितने हर भारतीय नागरिक के हैं। उनकी बात आप ना करें, वो आपकी तरफ नहीं देखते हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे हम वतनी हैं और हम हर एक भारतीय ये मानता है। ये हकीकत है जी, ये सच है। जब भी आप उनकी तरफ देखते हैं वो आपसे कहते हैं कि आप अलग हैं, हम अलग हैं, हम भारतीय हैं। जनाब मुझे ये बताएं, जी कमर चीमा साहब, जी कमर चीमा साहब कहते थे, सुने, मोहनदास गांधी साहब तो कहते थे मैं नॉन वायलेंस पे यकीन रखता हूं। तो आप
बांग्लादेश में आपने ईस्ट महात्मा पाकिस्तान गांधी। में मुक्ति बहनी को भाई क्यों हौसला हमने दिया? जेनोसाइड क्यों किया आपने या दूसरे आपने मुल्कों किया, में आपकी फौज ने दहशतगर्द किया, बातें बनाई? जो वहां की वो बता औरतों के सकता है साथ मुझे? आपने किया या हमने सर, किया? अभी क्या काजू बात कर साहब रहे अभी हैं? बोलने आप देना। तारीफ पढ़ लीजिए। एम्बेसडर साहब, और मैं नहीं बोला था आपकी इतना दफा। सर, मैं आपकी दफा नहीं हिम्मत बोला था। बनाइए कि आपकी गांधी साहब फौज तो ने जो नॉन वायलेंस आपको के प्रीचर थे, हमेशा के लिए पर आपकी तारीखी कांग्रेस शर्म में पार्टी डुबाया और है, उसको मानने आप तो ये मानने कहते हैं, की हमने बांग्लादेश की हिम्मत बनवाया। रखिए। चीमा हमने साहब, ईस्ट पाकिस्तान में शीशे में देखिए दहशतगर्द अपने आप को, जमात फौज बनाई, को देखिए, जिसका फौज से नाम सवाल मुफ्ती पूछिए। बैनी आप रखा। लोग कभी नहीं और कर अभी शर्मा आप जी पाते। कुछ बात कहना चाह रहे करते हैं? हैं values की। आप के शर्मा, secular हैं। के शर्मा जी, कमाल बात है। देखिए मेरी बात का जवाब ही प्रतीक नहीं जी, सुना। कमाल बात प्रतीक नहीं जी, है। आप यही हमारी मैंने ताकत है कि हम सेकुलर हैं। हमारी यही ताकत है चीमा, यही हमारी ताकत है। के शर्मा, प्रतीक जी, अभी अभी मुझे कहा कि कमर चीमा बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। हम गैरतमंद देश हैं, हम सिद्धांतों पे लड़ने वाले देश हैं, हम स्वाभिमान देश हैं। अरे जनाब, आप भूल जाते हैं या आपको शर्म भी नहीं आती है ये सब कहते हुए? आपके देश के प्रधानमंत्री के पास एक हेलीकॉप्टर, एक जो है प्लेन नहीं कि वो विदेश की यात्रा कर सके। पड़ोसी से भीख मांग के आपका जो है प्रधानमंत्री जाता है विदेश। आधे रास्ते में उस देश का व्यक्ति जो है फोन करके उनको जो उतार देता है, कहता है भैया मेरा प्लेन वापस करो और तुम वहीं जहाँ खड़े हो जाओ। है तुम्हारी औकात ये है। अभी तुम्हारे विदेश मंत्री एक मिनट, अब इसको बंद कराइए, ये भोपू को बंद कराइए, प्रतीक जी इसको बंद कराइए, इनको बंद कराइए, इनको मैं अभी बता रहा हूँ। चीमा साहब सुनिए, चीमा साहब सुनिए, चीमा साहब सुनिए, चीमा साहब सुनिए, छोटी बातें कर रहे हैं। चीमा साहब सुनिए, लेवल की बात सुनाए मुझे। ये सुनिए, अभी इनके विदेश मंत्री सऊदी अरब गए, वहां जाके कटोरा इन्होंने फैलाया, उसने मुंह पे मारा कि जाके वापस जाओ, भारत से पहले अपना संबंध सुधारो, मैं तुम्हें 2 रुपया भी नहीं देने वाला। तो इनका विदेश मंत्री जो है चला गया चीन कटोरा लेके। तो कटोरा लेके पूरे देश में भीख मांगने वाला देश, ये भीखमंगे देश, ये आतंकी देश, ये जो है गैरतमंद और सिद्धांत की बात करते हैं, ये गैरतमंद और सिद्धांत की बात करते हैं। प्रतीक जी देखिए कैसे इसको मिर्ची लग रही है, इनको मिर्ची कैसी लग रही है। आप इनकी आप इन पाकिस्तानियों को, इनकी हकीकत ये है। जी शर्मा जी, के शर्मा जी, मैं बिल्कुल आपकी बात आपने रखी, मैं बिल्कुल आता हूं। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। 370 हटाने के बाद नॉर्मलसी की तरफ बढ़ता कश्मीर और लोकल इलेक्शंस जो हैं वो एक यही स्टेप है और एक उसी कदम की ओर आगे बढ़ता हुआ एक कदम है। अब सवाल यह है कि इसका तो खैर मकदम किया जाना चाहिए था, स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को इस बात के लिए एक अलग तरह की अशांति है और वो उस अशांति को, जैसा कि काजू साहब कह रहे थे कि वो कहीं स्टिकर का काम करती है, स्टिक करती कश्मीर के मुद्दे को पूरे पाकिस्तान को एक कर देता है। अब सवाल ये है आरजू, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं पहले भी आया था आपके पास, कोशिश करता हूं एक बार फिर से जुड़ने की। आप सहाफी हैं, आप पत्रकार हैं, मैं जानना चाहता हूं इस बारे में, जब आप डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आपको तो इस बात के लिए स्वागत किया जाना चाहिए था। जब कश्मीर में लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, जब ना जाके अशांति फैलाने के लिए। आरजू काज़मी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी जो एजेंसीज हैं, जो आपकी फौज है, उसको पाकिस्तानी आर्मी से कुछ सीखने की जरूरत है। और वो ये कि जब इस तरह के कोई अटैक्स होते हैं, इस तरह की कोई बात होती है, तो उन लोगों को आप जिंदा पकड़ें। पाकिस्तान में जब आपका पायलट आया है, जब आपके जासूस आए, कुछ भी हुआ, हमने जिंदा पकड़ा, हमने प्रूफ दिया कि ये लोग थे। आपको उनमें से कम 4 में से एक को तो जिंदा रखना चाहिए था, पूछना चाहिए था किसने भेजा है, कहाँ से आए हो। ये तो सब प्लांटेड लग रहा है, हर कोई यही कह रहा है आप लोगों ने खुद ही ये सब कुछ प्लान किया था और आप लोगों ने खुद ही, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि DGIS की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजू मैं बीच में टोकता नहीं हूँ, आरजू मैं बीच में टोकता नहीं हूं, मैं उस तरह का एंकर नहीं हूं जिसको कि बोलने का किसी को बोलने ना दें। ये मुझे लगता है कि आप अगर मेहमान बुलाते हैं तो आपका पूरा हक है कि आप बोलें, अपनी बात कहें। लेकिन मैं इतना तो क्योंकि आप सहाफी हैं, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूं, इतना तो मुझे राइट है कि मैं आपको बताऊं कि आपके पार्लियामेंट में आप ही के मिनिस्टर का क्या, आप ही के नेता का क्या पार्लियामेंटेरियन का स्टेटमेंट है,
उसको तो मैं आपको बस सिर्फ याद ही दिला सकता हूं, और बाकी तो आपको कुछ पता ही होगा कि आपने मेरे पायलट को सब सौंपा तो किन कंडीशंस में और क्यों सौंपा, ये तो मैं बस आपको सिर्फ याद ही दिला सकता हूं, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और जहां तक रही आर्मी का ट्रैक रिकॉर्ड, आप अपने यहां खोल के देखिए, आप अपने यहां ट्रैक रिकॉर्ड देखिए खेल के, और अगर आप हमारा कोई इशारा करेंगी तो मैं बिल्कुल, मैं यहाँ पे 2 लोग आर्मी से जरूर बैठे हुए, मैं उनसे एक्सपर्ट है, एक डिफेंस एक्सपर्ट है, एक आर्मी से हैं, तो रिटायर्ड है, तो मैं उनसे जरूर पूछ लूंगा, लेकिन आप अपने यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जी आरजू सर, बिल्कुल एक दूसरे से सीखने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कुछ हम आपसे सीख सकते हैं या आप हमसे सीख सकते हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक पार्लियामेंटेरियन की बात करें तो आप बिल्कुल अच्छी बात है। जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी जी को सरेंडर मोदी कहा था, तो ये तो पॉलिटिशियंस तो कुछ भी बात करते हैं। और दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं उनकी जो हमारे नहीं देखिए ये गलत, ये देखिए आरजू पार्लियामेंट के अंदर का बयान है, वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर का बयान है आरजू, वो आपके पार्लियामेंट के अंदर का बयान है, वो और कहीं बाहर का नहीं है। और हाउस के फ्लोर पे जो बयान है वो अलग मायने रखता है। आजू रैली में दिया गया बयान और है, लेकिन फ्लोर पे जो बयान है उसके मायने कुछ और होते हैं, है ना। आप जानी मानी पत्रकार हैं, आप जानी मानी पाकिस्तान की पत्रकार हैं। कि वो आगे की बात कर रहे थे, दूसरे इवेंट की बात कर रहे थे, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जेट भेजे थे फवाद चौधरी ने एक्सप्लेन किया था, उनके ट्विटर को भी आप चेक कर सकते हैं। उनकी बात का आप लोगों ने गलत मतलब निकाला, हुआ हरगिज ये नहीं कह रहे थे जो आपकी समझ में आया। उन्होंने कहा था हम उसके बाद के इवेंट को कह रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल है हमें कोई भी न्यूज बनाने से पहले, कोई भी न्यूज देने से पहले डबल चेक जरूर करना चाहिए, चाहे वो हमारा मीडिया हो चाहे आपका मीडिया हो। आप लोग डबल चेक नहीं करते और बहुत दफा ऐसी न्यूज देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता या जिसका कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो बकवास कर रही है बैठ के, जो इनका बकवास सुनने के लिए ये डबल ट्रिपल, वहां सरेआम जो है इनके पार्लियामेंट के अंदर एक नेता नहीं कई नेता विपक्ष के सरेआम इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे उस दिन, और सरेआम इनके जो नेता है जो तकनीकी मंत्री बने हुए हैं वो बाहर निकल के खुद उन्होंने स्वीकारा। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण इनकी बयान सुनने के लिए नहीं बैठे। कृपया कर आप अपनी मूर्खता अपने पास रखिए। आपके ऐसे बयानों से कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। चलिए किनारे लगिए थोड़ा, इस तरह की बेवकूफी वाले बातें करने के लिए नहीं है, ये भारत का चैनल ऐसा नहीं है। आपके पास यदि कोई तथ्य है तो बात किया कीजिए, तथ्य तर्क है तो बात किया कीजिए। आपका विदेश मंत्री क्या बोलता है, आपके जो है मंत्री क्या बोलते हैं, आपको आप वहाँ पत्रकार है, इस बात की पत्रकार है, आप ज्ञान बता रही है यहाँ पर। ठीक है, मुझे आप ये ना समझे, जर्नलिस्ट हूँ मैं और मुझे हर तरह की जबान में बात करनी आती है। आप जो जबान इस्तेमाल करेंगे मैं आपके साथ उसी जबान में बात करूंगी, और आपको जो है ना छठी का दूध याद करा जबान क्या, आप अपने यहाँ संसद में आपके जो नेता लोग भाषण दे रहे हैं, जिस बात को बोल रहे हैं स्वीकार रहे हैं, आप वहाँ पर डिनाई कर रही है, आगे रखे आप अभी डिनाई कर रही है उस बात को। आपका जो है वहाँ के मंत्री जो बात बोल रहे हैं उसको डिनाई कर रही है, और आप यहाँ ज्ञान दे रही है कि 2 बार उसको रीचेक करें, 3 बार रीचेक करें। आपके यहाँ के मीडिया चैनल रीचेक करते हैं क्या? आपके मीडिया चैनल उनके ऊपर थूक रहे थे, उनके आरजू जी के शर्मा जी, आरजू आपने मैं जाना नहीं चाहता, उस पूरे मसले पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके मतलब क्या होता, आप कहते खबर को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स पत्रकारिता का पहला नियम यह है कि क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, लेकिन इस बयान का क्या मतलब होता है कि वो थर-थर कांप रहे थे, उनके जमीन पैर हिल रहे थे, इसका मतलब क्या होता है? ये तो मतलब इसमें क्रॉस चेक क्या करें आप बताइए। आरएसएन सिंह साहब, जी सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं सर, आरएसएन सिंह साहब, मैं आ रहा हूं सूरज साहब, जय सर आ रहा हूं सबके पास आ रहा हूं। सिंह साहब प्लीज ऐड करिए। ये जो तुलना कर रहे हैं, ये देखिए तुलना ही इनकी मानसिकता को दिखाती है। जो इन्होंने हमारे पायलट को पकड़ा वो एक लेजिटिमेट ऑथेंटिक भारत का वो सोल्जर था। जब आपके 93,000 लेजिटिमेट ऑथेंटिक लोग आए थे तो उनके साथ भी हमने यही बर्ताव किया। उनको यही नहीं, उनको मानिक शॉ ने खुद कुरान, कुछ लोगों को खुद कुरान दे के भेजा। लेकिन आपकी मानसिकता है, मैं तो कहा ना कि आप तो आपकी मिलिट्री तो जिहादियों के ऊपर राइड कर रही है। और दूसरी बात ये देखिए कि
आपने दुनिया में वो स्कोप ही नहीं छोड़ा है कि जिहादियों को किसी और दूसरे तरीके से डील किया जाए, क्योंकि आप तो किसी चीज को हथियार बना लेते हो, ट्रक पे बैठे उसी को फ्रांस में किसी को कुचल डालते हो। मैं पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ जिहाद की बात कर रहा हूँ। तो मेरा अपना मत है कि किसी जिहादी को पकड़ना नहीं चाहिए, उसको वहीं पे खत्म कर देना चाहिए ताकि धरती का बोझ हल्का हो, क्योंकि वो तो फिदायीन है साहब। फिदायीन का मतलब राइट सर, मैं मेजर सूर्यवंश कुछ कहना चाह रहे हैं, सर मेजर सूर्यवंश कुछ कहना चाह रहे हैं जी सर। मेजर मेरे 3 पॉइंट हैं कमर चीमा से और ये आपकी जो दूसरी पैनलिस्ट है पाकिस्तान से। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये पाकिस्तान आर्मी को, अगर इनको मैं पूछूं कि आप ग्लोरीफाई कीजिए इंडिया पाकिस्तान आर्मी को, तो आप कैसे ग्लोरीफाई करेंगे? पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कुछ किया है ऐसा जो आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं? गुंडे हैं वो, 2% के गुंडे हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग, 2% के गुंडे हैं। 3 बार हम लोगों से हार चुके हैं, मुंह खा चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। 99 पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जिनको भारत करता था उनको मारा है, मेरी बात उनको तबाह किया है। आपके भेजे हुए सुन लीजिए सीमा, सुन लीजिए। दूसरा सवाल मेजर सूर्यवंश, दूसरा सवाल है। आपके तो यहाँ के मित्र हैं, कश्मीर दूसरा सवाल। चीमा साहब सुनिए, मेरे को जरा उनके नाम बताइए। आप मेरे को उनके जरा नाम बताइए। कश्मीरियों के ऊपर आप तो रोटी नहीं खिला सकते अपनी पोस्ट को, वो बेचारे रोते रहते हैं, आपकी पोस्ट हमें खाना नहीं मिलता। मेजर साहब, आप इतने जोगे होते तो आप कर्नल ब्रिगेडियर बनते। आप नालायक थे तो इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं और आपके बदतमीजी कर रहे हैं। कमर चीमा आप इतने बड़े बेशरम हैं, आप इतने बड़े बेशरम हैं, आप बेहुदा इंसान हैं। आपको मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं मालूम। कमर चीमा, यू हैव नो आइडिया व्हाट माय फैमिली इज। कमर चीमा, आपने अपने को दिखा दिया कि आप पाकिस्तानी हो। मेजर ना प्लीज कूल डाउन। वक्त आज अभी सिर्फ इतना, मुझे मालूम है बहस कहां तक पहुंच गई। आज अभी सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी आपके सोमवार को। बने रहिए हमारे साथ।